सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि भारत के अगले चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका BR गवई। पूरा नाम हो गया भूषण रामकृष्ण गवई। आपको पता है वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजीव खन्ना है, 51वें नंबर के हैं। पर उनका भी कार्यकाल जल्द ही यानी कि अगले महीने 13 मई 2025 को समाप्त हो रहा है। तो उनके बाद जो हमारे नए चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे BR गवई। ये हमारे 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 52 नंबर के। वैसे वे 2019 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जज हैं, और जल्द ही ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। वे कहां से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पर है। तो अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। और इस रिपोर्ट में बताया नीति आयोग ने कि चाइना, अमेरिका और जापान के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश है। इस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी ने। उन्होंने नई दिल्ली में इस रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट को तैयार किया नीति आयोग ने क्रिसिल के साथ मिलकर के। तो ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछेंगे तो वो चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर जापान है और चौथे स्थान पे भारत है। साथ में रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2020 में वैश्विक ऑटोमोबाइल कल पुर्जों का व्यापार, जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, उनका व्यापार लगभग $700 बिलियन का रहा है पूरे विश्व में 2020 में। और इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 3% है, या ऐसे कह सकते हो लगभग $20 बिलियन की रही है। ठीक है, तो जारी किया नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। देखो, नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप जानते हो योजना आयोग के स्थान पे इसको लाया गया था। तो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री जो भी है, और वर्तमान में तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो वही इसके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हो गए, CEO BVR सुब्रमण्यम हो गए। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा केरल। तो केरल राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर हर व्यक्ति डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग कर सकता है, जैसे कि स्मार्टफोन का यूज करके वो वॉइस कॉल कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, सोशल मीडिया और डिजिटली सरकारी सेवाओं तक वो पहुंच सकता है। और शायद आपको याद हो तो 2022 में केरल सरकार ने डिजी केरल प्रोग्राम को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य यही था कि जल्द से जल्द केरल को देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनाना है। तो अभी आपको याद रखना, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? केरल आंसर होगा। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डस्टलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन? तो आंसर इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। कौन सा एक्सरसाइज है? डस्टलिक एक्सरसाइज है। इस बार इसका 6ठा संस्करण हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। अच्छा, हुआ कहां पे? तो पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे के औंध में स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण के नोड में इसका आयोजन किया गया। सिर्फ पुणे याद रख लो, महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन हुआ। अभी 16 अप्रैल को ये शुरू हुआ, 28 अप्रैल तक ये चलेगा। 6ठा संस्करण है। इनके बीच में ये जो पहली बार हुआ था ना, कौन सा एक्सरसाइज है? डस्टलिक एक्सरसाइज। पहली बार ये 2019 में हुआ था उज्बेकिस्तान में। तो आप कह सकते हो डस्टलिक ये एक बटालियन स्तर का अभ्यास है, और इस साल इसमें 60 सदस्यीय भारतीय दल में जाट रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना की कर्मी इसमें शामिल होंगे। अब एक बार मैं आपको उज्बेकिस्तान लेकर के चलता हूं, एक बार उज्बेकिस्तान को देख लेते हैं, क्योंकि कंट्री इन न्यूज है। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज सारे 2025 वाले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो ये रहा मैप में उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशियन कंट्री है। कैपिटल ताशकंद हो गई, करेंसी होती है सोम, और प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है, फिर अगले में पूछ रहे कि अभी इक्वेडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा डेनियल नोबोवा। तो साउथ अमेरिकी कंट्री है इक्वेडोर। मैं भी आपको मैप में भी दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, और उसमें इक्वेडोर के जो अभी राष्ट्रपति हैं कौन? डेनियल नोबोवा। वो फिर से चुनाव जीत गए हैं। तो अब एक बार वो फिर से इक्वेडोर के राष्ट्रपति होंगे। डेनियल नोबोवा इनका नाम है। इक्वेडोर पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये रहा मैप में इक्वेडोर, साउथ अमेरिकी कंट्री आप देख सकते हो। कैपिटल होती है क्विटो, करेंसी चलती है US डॉलर, और प्रेसिडेंट हमने कहा फिर से बन गए डेनियल नोबोवा।
एक पॉइंट याद रखना इक्वेडोर से कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो यही है इक्वेडोर। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मीराबाई चानू को। तो भारतीय वेटलिफ्टर है, आप जानते ही हो मीराबाई चानू, और अभी इनको इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के तहत नव स्थापित एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। वे मणिपुर से बिलोंग करती हैं, वेटलिफ्टर हैं, 49 किलोग्राम कैटेगरी में वो खेलती हैं। और आपको याद हो तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर भी उन्होंने जीता था। वे 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत चुकी हैं, एक बार 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में हुए थे और 2022 में जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहां पे उन्होंने गोल्ड जीता था। और अभी हमने देखा, अभी वाला प्रश्न क्या है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। यह आप नाम याद रखना। और देखो, जब भी वेट लिफ्टिंग की बात होती है ना, एक नाम हमेशा आपको याद आना चाहिए, कर्णम मल्लेश्वरी का, क्योंकि ओलंपिक में पदक लेने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। वो एक वेट लिफ्टर थी, कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में वो ब्रोंज मेडल जीता था उन्होंने। और ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय, वो पुरुष ही थे। वो पहले भारतीय कौन थे अगर ये पूछेंगे तो केडी जाधव है, पहलवान थे, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था उन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल था वो। और एक और अपॉइंटमेंट मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अंजू बॉबी जॉर्ज को। वो लॉन्ग जंपर है। इसी से मिलता जुलता ये प्रश्न था, इसीलिए मैंने आपको वो भी रिवाइज करा दिया, तो उनका नाम भी याद रखना। और आज वाला भी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया? तो आंसर होगा पंजाब ने। हम बात कर रहे हैं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 की। इस बार इसका ये 15वां एडिशन था, जो कि 4 से लेके अभी 15 अप्रैल 2025 तक हुआ। कहां पे हुआ? इसके झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुआ। इसको पंजाब ने जीत लिया। पंजाब ने 5वीं बार इसको जीता है। सबसे सफल टीम है अभी तक की ये। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश रहा और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। इस बार इसका 15वां संस्करण था ये। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? तो आंसर होगा ब्लू ओरिजिन। तो अभी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने एक ऐतिहासिक महिला उड़ान पूरी की है, जिसमें सभी चालक दल महिलाएं थी। और कितनी थी? 6 महिलाएं थी। तो ये ब्लू ओरिजिन, एक तो याद रखना, ये ब्लू ओरिजिन जो स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी अमेरिका की, ये जेफ बेजोस की कंपनी है। जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के मालिक हैं, तो उनकी ये स्पेस कंपनी, जिस तरह से एलन मस्क की है ना कौन सी, स्पेस एक्स, उसी तरह से जेफ बेजोस की है ब्लू ओरिजिन। और इसी का एक रॉकेट है, अंतरिक्ष यान है न्यू शेपर्ड, जिसमें बैठ करके ये सभी महिलाएं अंतरिक्ष में गई। और ऐसा कहा जा रहा है कि 1963 के बाद से ये अपनी तरह की पहली उड़ान है। और ये केवल पूर्ण महिला अंतरिक्ष उड़ान थी, मतलब जिसमें सभी चालक दल महिलाएं थी, कोई भी पुरुष नहीं था। आपको याद होना चाहिए कि 1963 में क्या हुआ था। 1963 में यूएसएसआर की एक महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। और उसके बाद अब जाकर के ये पूर्ण महिला चालक दल ये अंतरिक्ष में गया है, जिसमें कोई भी पुरुष नहीं है, ओनली केवल महिलाएं हैं। इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कब गए थे ये लोग? अभी 14 अप्रैल 2025 को गए थे और 10 से 11 मिनट का पूरा समय लगा, ऊपर गए और वापस नीचे आ गए। और किसने भेजा था या किससे गए थे? तो ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड यान से गए थे। ठीक है, तो ये सब याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था के आधार पर कौन सा राज्य टॉपर है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी टाटा ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं ने मिलकर के इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। ये रिपोर्ट राज्यों की न्याय प्रणाली के अंदर आ गया पुलिस, जुडिशियरी, जेल और लीगल हेल्प। तो इन सब का एनालिसिस करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में अगर बात करें, बड़े राज्यों में ओवरऑल कैटेगरी में टॉपर कौन है? तो कर्नाटक है। सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को रखा गया इसमें। तो अगर लार्ज स्टेट्स की हम बात करते हैं तो उसमें टॉपर कर्नाटक है,
फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। टॉप 3 बता रहा हूं मैं आपको। और स्मॉल स्टेट्स में बात करें तो इसमें टॉप पर सिक्किम है। ओवरऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, तो स्मॉल स्टेट्स में टॉप पर सिक्किम है, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर अरुणाचल प्रदेश को रखा गया है। तो लार्ज स्टेट्स में कर्नाटक टॉप पे, स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम टॉप पे है। कौन सी रिपोर्ट है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 है। तो ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आर्चरी मतलब होता है जो आप तीर कमान चलाते हो, धनुष। तो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे 4 मेडल जीते। और अभी ये हुआ कहां पे? अमेरिका में। अमेरिका में हुए आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1 में इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते हैं। और मेडल टेबल में भारत चौथे स्थान पे रहा है। भारत ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ये 1 गोल्ड हमारे पास कंपाउंड टीम इवेंट में आया, जो कौन लेकर के आए? ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम। इनकी टीम गोल्ड लेकर के आई है। बाकी पूरी मेडल टैली में अगर टॉप पर कौन है तो वो मैक्सिको है। 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 6 मेडल जीते हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 की हम बात करें तो इस बार इसका ये 19वां संस्करण है। 2025 का जो ये वर्ल्ड कप है, इसमें 5 इवेंट होंगे, 4 स्टेजेस होंगी, 4 स्टेज में होगा और एक फाइनल राउंड भी होगा। अभी जो हमने बात की है वो इसकी पहली स्टेज है। वर्ल्ड आर्चरी का हेडक्वार्टर आप जरूर याद रखना, 1931 में स्थापना होती है और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। तो कल पहला प्रश्न पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? गतसिम्हा। फिर पूछा भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़। और मार्च महीने के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? श्रेयस अय्यर को। विश्व कला दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को। किस राज्य की शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है? उत्तर प्रदेश। किसे टोक्यो में लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी। और किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय। और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? अटलांटा एयरपोर्ट, अमेरिका। और किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल को शुरू किया? तेलंगाना। और आखिरी प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स कब से लागू किया जाएगा? तो आंसर होगा 2028। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किसने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।